नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। पहले तो जनता में अपनी शेखी बगाड़ने के लिए बयान दो, जनता को अपनी ताकत दिखाने के लिए भाषणबाजी करो, फिर जब फंस जाओ, हर तरफ लानत मलानत होने लगे, कुर्सी जाने का खतरा मंडराने लगे, तो बयान से पलट जाओ। साफ कह दो कि मैंने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं दुर्गा निलंबन मामले में शेखी बगाड़ चुके नरेंद्र भाटी। पहले तो खूब बोले, 41 मिनट में दुर्गा को निलंबित करा देने का दावा ठोका, लेकिन जब मीडिया में बयान आया तो डर गए। लगा कि हाईकमान कहीं गाज न गिरा दे, तो लगे मीडिया पर ही दोषारोपण करने। कहने लगे कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। समाचार प्लस आपको दिखा रहा है भाटी के 2 बयान। इन बयानों को देखकर कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि क्या भाटी के दुर्गा पर दिए गए बयान में कोई तोड़ मरोड़ की गई है। अगर नहीं तो फिर भाटी साहब क्यों बेशर्मी से सफाई दे रहे हैं, मीडिया को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं, सुनिए। सुबह फोन किया था हाजी जी का, तो मैं उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद ने बता दी कि दीवार गिरा दी और मैंने कार्रवाई भी पूरी कर दी है। आप निश्चिंत रहो, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले नरेंद्र भाटी ने दावा किया 41 मिनट में निलंबन कराने का दावा ठोका दुर्गा शक्ति नागपाल का, और उसके बाद वो अपने बयान से पलट गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पहले तो उन्होंने खूब वाहवाही लूटी और अपना दावा ठोका कि 41 मिनट नहीं लगे उनका निलंबन कराने में, दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन कराने में मात्र 41 मिनट का वक्त लगा। और उसके बाद जब उनसे बात की गई, चारों तरफ से आलोचनाएं होने लगी। उसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो खूब दावा ठोका गया कि 41 मिनट में उन्होंने निलंबन करा दिया और बाद में सारा का सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ दिया। देखिए, इस वक्त समाचार प्लस के पास कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां आई हैं जो ये साबित करने के लिए अनुज काफी हैं कि जो कुछ भी हुआ ये खनन माफियाओं के इशारे पर हुआ और नरेंद्र भाटी और उनके परिवार के तमाम दूसरे लोग वो अवैध खनन में आकंठ डूबे हुए हैं। अवैध खनन के चलते एसडीएम IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल का शिकार इन लोगों ने मिलकर किया है। ये मैं साबित कर सकता हूं। इस वक्त जो तथ्य हमारे पास हैं उन तथ्यों के हिसाब से नरेंद्र भाटी लोगों के सामने अवतरित होते हैं और कैसे वीर रस से ओत-प्रोत खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से और मुलायम सिंह जी से बातचीत की और 41 मिनट के भीतर ही दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी बताई गई। दरअसल नरेंद्र भाटी का एक सहयोगी है जिसका नाम है ओमेंद्र। नोएडा की जो भौगोलिक स्थिति है पहले वो समझना होगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। नोएडा के आसपास जो खनन की जो साइट्स हैं वो 6 खनन की साइट्स हैं कानूनी तौर पर, जहां से रेता बजरी निकाली जाती है कानूनी तौर पर। लेकिन अब यहां पर गैर कानूनी तौर पर भी जो बजरी माफिया हैं, जो रेता माफिया हैं, बालू माफिया हैं, वो हावी हो गए हैं। ओमेंद्र एक ऐसा ही बालू माफिया है जो नरेंद्र भाटी के इशारे पर काम करता है। नरेंद्र भाटी से ओमेंद्र पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहा था कि एसडीएम साहिबा खनन नहीं करने दे रही, एसडीएम साहिबा लगातार परेशान कर रही हैं। तो नरेंद्र भाटी ने ओमेंद्र और दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। इस साजिश का ये हिस्सा था कि कादलपुर गांव जहां के निवासी हैं वहां के लोगों को नरेंद्र भाटी ने 51,000 रुपए चंदे के तौर पर दिए और ये कहा कि यहां पर आप एक मस्जिद बना सकते हैं, ईद के पहले मस्जिद का निर्माण हो जाना चाहिए। जब कादलपुर गांव के लोगों ने नरेंद्र भाटी से ये कहा कि साहब ये तो सरकारी जमीन है, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, हम बाकी देख लेंगे। जब वहां पर दीवार बनाई जाने लगी मस्जिद की, जो नरेंद्र भाटी के 51,000 रुपयों के द्वारा बनाई जा रही थी, तब नरेंद्र भाटी ने अपने सहयोगियों के फोन के द्वारा एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को फोन किया। फोन पे शिकायत की कि देखिए मैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बोल रहा हूं, मेरे इलाके में इस तरह की चीजें हो रही हैं।
ये अवैध निर्माण हो रहा है मस्जिद के नाम पर, साहब तनाव बढ़ सकता है। हाँ। एसडीएम साहिबा ने डीएम को इन्फॉर्मेशन दी, डीएम ग्रेड नोएडा को इन्फॉर्मेशन दी गौतम बुद्ध नगर को जी। और बाकायदा डीएम साहब ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को मौके पर जाके छानबीन करने का हुक्म दिया। हाँ। डीएम के आदेश पर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों से कहा कि ये अवैध निर्माण हो रहा है। ये 2005 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त एक अध्यादेश लाया गया था मुलायम सिंह की अध्यक्षता वाली एक कमेटी के द्वारा, जिस पर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मोहर लगाई थी और ये कहा था कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी जगह पर किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्माण अगर होता है तो उसके बारे में पहले शासन से इजाजत लेनी होगी। ये भी 2005 में जारी इस बिल में कहा गया था कि अगर आप अपने घर के आंगन में भी मंदिर या मस्जिद बनाते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको शासन से परमिशन लेनी होगी। और इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इस बिल के पक्ष में आया था, इस अध्यादेश के पक्ष में आया था। तो एसडीएम साहिबा ने गांव के लोगों से ये इन तमाम नियमों की दलील दी और कहा कि आप इस दीवार को गिरा दीजिए, ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। तो गांव वालों ने उस निर्माण को गिराया और जैसे ही बुलडोजर चला वैसे ही नरेंद्र भाटी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी यादव को फोन लगाया और ये कहा कि देखिए साहब, एसडीएम साहिबा ने मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल किए बिना इस दीवार को गिरा दिया। यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। यानी नरेंद्र भाटी ने अपनी एक साजिश के तहत एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को फांस लिया। मुख्यमंत्री से, मुलायम सिंह यादव से नरेंद्र भाटी ने गलत बयानी की और आज वही नरेंद्र भाटी ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी सीनियर आईएएस अफसर की जो रिपोर्ट है वो गलत है। मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और जैसे ही एसडीएम दुर्गा शक्ति का निलंबन हुआ उसके तुरंत बाद जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो 6 खनन पॉइंट्स हैं उनमें से सेक्टर 94 के पास असगरपुर जागीर है एक गांव, चक बसंतपुर है, बसंतपुर बांगड़ है। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार खनन हो रहा है। 28 तारीख की रात जब निलंबन हुआ उस रात को भी खनन हुआ। इसके अलावा कुछ एक गांव और हैं जिनमें जगनपुर है, अफजलपुर है, जगनपुर दोआब है, दनकौर है, अट्टा गुजरन है, गुनपुरा है, फलेदा है, टेकपुर, शेरगढ़, मेहंदी और घरबरा। ये वो गांव हैं जहां पर स्थानीय निवासी नरेंद्र भाटी की शह पर बाकायदा खनन कर रहे हैं और जो लोकल किसान हैं वो नरेंद्र भाटी और उनके समर्थक ओमेंद्र के शह पर खनन कर रहे हैं और इस खनन को बालू माफियाओं को बेच रहे हैं। और बालू माफिया जो मजदूर हैं वहां पर, वो उन मजदूरों के बयान हमारे पास हैं। वो मजदूर ये कहते हैं कि साहब हमको रात के 11 बजे बुलाया जाता है, 200 से 400 रुपए दिए जाते हैं और 5 घंटा हमसे खनन कराया जाता है 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक। और अगर कोई अजनबी वहां जाता है तो फिर वो इलाका उसके लिए सुरक्षित नहीं है। ये मजदूरों ने ऑन कैमरा ये बात कही। ये खनन कौन करवाता है, ये खनन किसके इशारे पर होता है, ये किसी से छिपा नहीं है क्योंकि ओमेंद्र के ऊपर जो नरेंद्र भाटी का करीबी है इसके ऊपर अवैध खनन से जुड़े हुए कई मुकदमे चल रहे हैं। और आज के एक और डेवलपमेंट है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है नूतन ठाकुर, जो आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की धर्मपत्नी हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगातार फाइल करती रहती हैं, आज उनकी एक पीआईएल पर माननीय हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने ये पूछा अनुज कि अब तक नोएडा में अवैध खनन से जुड़ी कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, ये सरकार बताए। अवैध खनन के मामले में किन किन चीजों की अब तक जब्ती हुई, ये सरकार बताए। अदालत ने इस बाबत यूपी सरकार को 19 अगस्त तक का जवाब दाखिल करने को कहा है। और इसके साथ साथ अनुज दुर्गा नागपाल के निलंबन पर सुनवाई 19 अगस्त तक टाल दी है कि पहले जरा ये जवाब आ जाए, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि खनन माफियाओं के इशारे पर दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन हुआ। तो जरा पहले तथ्य सामने आ जाएं और फिर 19 अगस्त तक जो है वो निलंबन पर सुनवाई टाली गई पहली बार। और नूतन ठाकुर ने अपनी याचिका में जो कहा वो ये कहा कि पूरे देश में अवैध बालू खनन और सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण की एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कड़े निर्देश दिए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो नरेंद्र भाटी और ओमेंद्र और उनके तमाम समर्थकों की एक साजिश के तहत एक नव नियुक्त, नव निर्वाचित
एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को साजिश का शिकार बनाया गया है। बिल्कुल। अतुल जी रहिए आप हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगी जी स्वागत है समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र भाटी जिन्होंने बयान दिया है कि 41 मिनट नहीं लगे उनको दुर्गा नागपाल का सस्पेंशन कराने में, मामला उतना सीधा जितना दिखाई दे रहा उतना है नहीं, लग नहीं रहा उतना सीधा। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये उम्मीद करना कि कोई अच्छा हो, मुझे लगता है कि सोचने वाले की बेवकूफी होगी। क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार का अनैतिक कार्य हो सकता है। पूरी सरकार ही अराजकता और गुंडा राज का प्रतीक बन चुकी है। हाँ। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से कार्य करे भी तो उसका हर्ष यही होगा जो दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ हुआ है। और मुझे लगता है कि जितने भी ईमानदार अधिकारी हैं वह लोग या तो यूपी छोड़ करके केंद्र में प्रतिनियुक्ति में जा रहे हैं, हाँ। या फिर छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यंत खराब है। अभी 4 साल इस सरकार को रहना है, 4 सालों में उत्तर प्रदेश कहां जाएगा भगवान ही जाने। लेकिन राज्य मंत्री बना करके इन लोगों ने जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का एक सर्टिफिकेट बांट दिया है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले में 3, 4, 5 इनके राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया, राज्य मंत्री बन करके पूरी अराजकता फैला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जी। और नोएडा के अंदर वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सरकार नहीं मानती है। हाँ। आखिर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी निर्माण कार्य होना है उसके लिए अनुमति की बात तो यही सरकार कहती थी। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्ती से रोक लगाने की बात की, सर रिपोर्ट मांगी थी, आखिर ये लोग रिपोर्ट आज तक नहीं दिए हैं। और अगर कोई एसडीएम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करती तो उसकी ईमानदारी की सजा उसके सस्पेंशन के रूप में आती है। हाँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और ये उत्तर प्रदेश के अंदर की अराजकता, सत्ता के प्रश्रय में, सत्ता के संरक्षण में चल रही अराजकता का एक दृश्य है। हाँ। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो नरेंद्र भाटी जी ने बात कही है वो सुनने के बाद और उसके बाद ये लगता है कि उन्होंने मिसगाइड किया है कहीं ना कहीं आला कमान को, मुख्यमंत्री को, मुलायम सिंह यादव को। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे लोग तो ये दोहरी चाल चलते हैं। हाँ। ये भारतीय राजनीति का एक दोहरा चरित्र जो हो चुका है ना, कि वह किसी का भी यानी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हाँ। सच का सामना करने का साहस नहीं है इन लोगों में। हाँ। क्योंकि इन लोगों ने समाज को बांटा है। इन्होंने जातीय राजनीति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है। इन लोगों के पास पहले वह पक्ष आया होगा नरेंद्र भाटी के पास कि एक अवैध निर्माण हो रहा है तो उन्होंने फोन किया। फिर दूसरी बार मुस्लिम पक्ष आया होगा कि मस्जिद तोड़ दी गई तो फिर उन्होंने उनके पक्ष में फोन किया। और उसके बाद अपने पक्ष को क्लियर करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए हम लोग तो सेकुलर हैं और हम लोग किसी भी अधिकारी को नाप सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बलि का बकरा बनाया एसडीएम को। बिल्कुल। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि साहब LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन LIU की वो खुफिया रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट को हमने देखा है। जिस अधिकारी ने इस रिपोर्ट को हमको दिखाया हम उसका नाम नहीं बता सकते। ये मेरी पक्की जानकारी है, मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है, अपनी बुद्धि पर भरोसा है। उस LIU की रिपोर्ट में ये योगी जी कहीं नहीं लिखा गया कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता था। धार्मिक सौहार्द नाम का शब्द भी उस रिपोर्ट में कहीं पर दर्ज नहीं है, जो रिपोर्ट मैंने देखी। और दूसरी बात ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक IAS अफसर के ऊपर सरकार को भरोसा नहीं, एक दूसरी IAS अफसर जो SDM के तौर पे काम कर रही हैं उनको भरोसा नहीं। और LIU की जो रिपोर्ट होती है ना योगी जी, वो तो आपको पता है कि वो SSP के पास एक कॉपी जाती है, एक कॉपी DM के पास जाती है। तो DM की रिपोर्ट को सरकार खारिज कर रही है, LIU की रिपोर्ट पर कार्रवाई होना बता रही है, जबकि LIU की रिपोर्ट में धार्मिक सौहार्द जैसी कोई बात है ही नहीं। योगी जी फोन कट गया, लग रहा है उनका। योगी जी का फोन कट गया। अनुज, ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता है जैसी कोई बात नहीं कही गई। हाँ। पहली। हाँ। दूसरी बात यह कि LIU की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसकी 3 कॉपी बनती हैं। एक LIU के मुख्यालय में रखी जाती है, दूसरा जो SSP या SP जो भी पुलिस का सबसे वरिष्ठतम अधिकारी उस जनपद का इंचार्ज होता है, एक कॉपी उसको जाती है, क्योंकि जो LIU की जो फंक्शनिंग है उसकी रिपोर्टिंग नियमता SSP को है, और जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर होता है, IAS अफसर होता है। तो एक कॉपी उसको जाती है और फिर DM सचिव को उस रिपोर्ट को भेजता है
और जो एसएसपी वो डीजीपी दफ्तर को उस रिपोर्ट को भेजता है और फिर दोनों जगहों से प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की उस रिपोर्ट में संतुष्टि लगने के बाद वो मुख्य सचिव के दफ्तर में जाती है। ये सिस्टम है अधिकारियों के काम करने का, मैकेनिज्म है काम करने का। जी। तो मुख्यमंत्री जी किस एलआईयू की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं? वो जो एक 2 स्टार या एक हेड कांस्टेबल के स्तर पे, जो बीट कांस्टेबल के स्तर पे इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या डीएम साहब की रिपोर्ट को खारिज करने का आधार एक हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट है? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश का भगवान मालिक है। और दूसरी बात, नरेश अग्रवाल जो हरदोई के रहने वाले हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, नरेश अग्रवाल साहब का आज एक बयान आया। उन्होंने नरेश भाटी का बचाव करते हुए कहा कि नेताओं को जनता के बीच जाकर बहुत सारी बातें करनी होती हैं। अग्रवाल साहब ने कहा कि एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सरकार के आदेश का पालन किया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, उनको और अधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो अच्छी अधिकारी हैं। यानी अब आप जो है दुर्गा शक्ति नागपाल को उनके साथ हुए भेदभाव की कीमत दे रहे हैं। बिल्कुल, आप लालच दे रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है जो कार्रवाई हुई हम उसको कंपनसेट करेंगे, उनको अधिक जिम्मेदारी देंगे। एक अहम खबर अतुल जी, खबर आ रही है, सपा सांसद नरेश अग्रवाल का बयान आया है, दुर्गा शक्ति के साथ साथ डीएम पर भी हो कार्रवाई। डीएम की शह पर ही दुर्गा शक्ति ने उठाया कदम, नरेंद्र भाटी की सीधी सही है, भाटी की शिकायत पर ही दुर्गा पर कार्रवाई हुई है। जनतंत्र में जनता की शिकायत सुनना जरूरी है, दुर्गा के नाम पर की जा रही है सियासत। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, सपा सांसद नरेश अग्रवाल जिन्होंने बयान दिया है, और वो बयान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ साथ डीएम पर भी कार्रवाई हो, ये बात उन्होंने बोली, और साथ ही साथ ये भी कहा कि डीएम की शह पर ही दुर्गा शक्ति नागपाल ने ये कदम उठाया। और नरेंद्र भाटी की जो सीडी आई है सामने, नरेंद्र भाटी ने जो बयान दिया है वो सही है, भाटी की शिकायत पर ही दुर्गा शक्ति नागपाल पर कार्रवाई हुई है। जनतंत्र में जनता की शिकायत सुनना जरूरी है, दुर्गा के नाम पर की जा रही है सियासत। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अतुल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, यहाँ पर नरेश अग्रवाल किस तरह की बातें कर रहे हैं? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तथ्यों में जाने के अलावा ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, नरेश अग्रवाल जो बात अनुज कह रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। कल देर रात मोहम्मद आजम खान साहब से मेरी बात हो रही थी, आजम खान साहब ने भी कल यही बात कही कि डीएम की शह पर ये पूरी कार्रवाई हुई है और डीएम की जो रिपोर्ट है वो गलत है, और डीएम के खिलाफ इस गलत रिपोर्ट देने के एवज में कार्रवाई की जानी चाहिए। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूं मूल वही है कि क्या एक जिला कलेक्टर की रिपोर्ट को गलत इस आधार पर दिया जा रहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता है उसकी रिपोर्ट और जिला कलेक्टर की रिपोर्ट मैच नहीं खाती। जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि एलआईयू की रिपोर्ट में कहीं पर भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी कोई बात कही ही नहीं गई। वो रिपोर्ट खुद मैंने देखी है। डीएम साहब की रिपोर्ट में भी ये बात कही जा रही है। तो ये दोनों रिपोर्ट एक दूसरे से अलग कैसे हो गई? क्या ये राजतंत्र है या जनता के वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है? ये समझना पड़ेगा। अगर आपके पास पूर्ण बहुमत आ गया, प्रचंड बहुमत आ गया, तो आप हर गलत को सही करार देंगे, ये भी गलत है। अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। और नरेश अग्रवाल साहब अगर नैतिकता पर कोई बयान ना दें तो ही बेहतर, क्योंकि चुनाव के ऐन पहले दल बदल करके और जिस दल की सरकार बने उसमें मंत्री पद हासिल करना, पार्टी को तोड़ना, नीति और नियमों को ठेंगा दिखाना, इससे नरेश अग्रवाल से बेहतर ये भारतीय राजनीति में कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो भाई नरेश अग्रवाल अगर नियम, कायदे, परंपराएं, मान्यताएं और मर्यादाओं की दुहाई न दें जी, तो ये बेहतर होगा उनके लिए और हमारे समाज के लिए भी। पहली बात। दूसरी बात ये कि नरेश अग्रवाल अगर डीएम के ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं तो फिर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को लालच क्यों दे रहे हैं? मैं कोट कर रहा हूं उनका बयान जी। नरेश अग्रवाल कहते हैं कि नेताओं को जनता के बीच जाकर बहुत सारी बातें करनी होती हैं। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सरकार के आदेशों का पालन किया है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, उनको अधिक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में नरेश अग्रवाल को यह अंदेशा है कि कहीं वो लिखित में शिकायत न कर दें। गृह मंत्रालय में या कैट में लिखित में शिकायत न कर दें। अगर लिखित में शिकायत कर देंगे तो सरकार का फेस लॉस हो जाएगा। नरेंद्र भाटी के इस बेवकूफी वाले बयान से तो सरकार का फेस लॉस हुआ ही।
अगर दुर्गा शक्ति नागपाल लिखित में शिकायत कर देती हैं तो इस पूरे मामले में अखिलेश जी की सरकार बुरी तरह से फंस सकती है। तो नरेश अग्रवाल का ये बयान ये एक लालच के तौर पर देखा जा रहा है कि आप दुर्गा शक्ति नागपाल को पीछे से मीडिया के माध्यम से ये लालच देना चाहते हैं कि आप बस जैसा करनी वैसा कीजिए, आपको जल्द बड़ी जिम्मेदारी देंगे और आपके खिलाफ जो एक्शन हुआ हम उसको कंपनसेट करेंगे। ये और ज्यादा निंदनीय है, ये और ज्यादा शर्मनाक है जी कि अंधेरगर्दी नहीं तो क्या है। आप एक ईमानदार आईएएस अफसर को खनन माफियाओं के दबाव में जिस तरह से हटा रहे हैं ये सरासर गलत है। अगर कोई शिकायत हुई तो आप भाई उस शिकायत की जांच कीजिए अपने स्तर पर। बिल्कुल, सरकार का भी एक मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। ये राजतंत्र नहीं है ना कि राजा को पसंद नहीं आया तो वही ये महल के सामने हरे पेड़ क्यों कटवा दो, सारे पेड़ पुतवा दिए साहब, इसको लाल कर दो, क्यों? क्योंकि राजा को हरा रंग पसंद नहीं। ये ऐसी अंधेरगर्दी नहीं होगी ना भाई। बिल्कुल। अगर नरेंद्र भाटी ने शिकायत की या ओमेंद्र के इशारे पर, ओमेंद्र के दबाव पर नरेंद्र भाटी ने मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी को फोन किया तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की जिम्मेदारी बनती थी, नैतिकता की जिम्मेदारी थी। लोकतंत्र है, ये लोकलाज था कि आपको पहले इस मामले की अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने आव ना देखा था तलवार चला दी भाई, क्यों, किस लिए? और अब आप डीएम को निपटाने जा रहे हो। यानी कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में जो लोग शामिल हैं जी, सबसे बड़े तीरंदाज, सबसे बड़े तोपची वही हैं। और नरेंद्र भाटी के बारे में मैं बताऊं आपको जी, आप लोकसभा चुनाव हारे, आप विधानसभा चुनाव हारे, अब आप 2014 में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की लोकसभा के उम्मीदवार हैं। क्या इसीलिए आप उनकी सारी गलत बातों को सही बताएंगे और जो ईमानदारी से काम करेंगे आप उनके खिलाफ डंडा चलाएंगे? फिर बाद में राम गोपाल जी, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी और आजम खान, मोहन सिंह, नरेश अग्रवाल, तमाम एक पूरी सीरीज लगी नेताओं की जो कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। रामाश्रय कुशवाहा कहते हैं जब तक अधिकारी समाजवादी विचारधारा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो प्रदेश सुधरेगा नहीं। अरे भाई, ये अधिकारी तो संविधान के है ना, ये अधिकारी तो देश के है ना। ये ना तो सपाई है, ना बसपाई है, ना भाजपाई है, ना कांग्रेसी है जी। तो हम किस तरह का आदर्श और किस तरह की राजनीतिक विरासत हम तय करना चाहते हैं प्रदेश में? अतुल जी, जितने तथ्य आपने बताए हैं अतुल जी, उससे क्या ये कहना गलत होगा उसके बाद कि ये जो सस्पेंशन हुआ है दुर्गा नागपाल का, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? बिल्कुल, ये जो भी ड्रामा हुआ, ये जो भी तमाशा हुआ, ये स्क्रिप्टेड था। ये एक सोची समझी साजिश थी। नरेंद्र भाटी का जो राइट हैंड है ओमेंद्र, ये पूरा खेल ओमेंद्र ने खेला है। हाँ। और जैसे ही 28 तारीख की रात को सस्पेंशन हुआ, रात के 12:18 पर जैसे ही दुर्गा शक्ति नागपाल जी को डीएम साहब ने कॉपी सौंपी उनके सस्पेंशन की, जो फैक्स लखनऊ से आया था। हाँ। और उसी रात को 1:45 बजे जो मैंने इलाके आपको बताए हैं जी, उन इलाकों में अवैध खनन हुआ। ये इलाके में फिर बताना चाहता हूं जी। अगर गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली के कुछ लोग, एलआईयू के लोग अगर वहां जाकर देखना चाहते हैं तो समाचार प्लस जो ये जानकारी दे रहा है आप इसकी तस्दीक कर लीजिए। कल रात के भी वहां खनन हुआ, आज भी वहां खनन होगा। 28 तारीख की रात को 1:45 बजे से जैसे ही निलंबन हुआ, 12:15 बजे निलंबन की कॉपी 12:18 पर पहुंची दुर्गा शक्ति नागपाल के पास, 1:45 बजे से खनन शुरू हुआ। वहां पर हवाई फायरिंग की खबर भी है कि जो वहां पर बालू माफिया हैं उन्होंने खुशी में हवाई फायरिंग की और कई ट्रक बालू वहां से निकाले गए। जो लोकेशंस हैं वो नोएडा के सेक्टर 94 के पास असगरपुर, जागीर, दूसरा गांव चक बसंतपुर, तीसरा गांव बसंतपुर बांगड़। यहां पर इन्होंने अवैध खनन किया और फायरिंग की जी। इसके अलावा जो गांव हैं उनमें जगनपुर है, अफजलपुर है, जगनपुर दोआब है, दनकौर है, अट्टा गुजरन, गुनपुरा, फलेदा, टेकपुर, शेरगढ़, मेहंदी और घरबरा। ये वो गांव है जहां पर अवैध खनन किया गया जोर शोर से। और एसडीएम साहिबा के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हाँ। हवाई फायरिंग की गई और दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। ये ठीक वैसी अभद्र टिप्पणियां थी जो नरेंद्र भाटी ने आज अपने भाषण में की। जो 28 तारीख का भाषण है जी, जो शेखी बघारते, जो अपनी भोकाल टाइट करते हैं, अपना हनक रसूख दिखाते वाला जो भाषण है, जिसकी जो डीवीडी जो कल रात के समाचार प्लस के पास आई, लगातार हम उसको दिखा रहे हैं। ये वैसा ही हनक गांठने की कोशिश है। अखिलेश यादव जी भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने खनन माफियाओं का विरोध किया जी। और अपनी गद्दी गंवाकर, अपना रसूख खोकर, अपमानित होकर उनको इसकी कीमत
चुकानी पड़ी। ईमानदारी का ये इनाम मिला है दुर्गा शक्ति नागपाल को। अनुज, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए, अहम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर है और नरेंद्र भाटी ने जो बयान दिया है उसके बाद हम आपको बता दें वो अपने बयान से भी पलट गए हैं। ये है नरेंद्र भाटी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। 25 मिनट में